नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है ये एनसीईआरटी का महासंग्राम हो रहा है और इस महासंग्राम में आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 की अध्याय 8। आज इसमें पढ़ेंगे खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, इसी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इसको पढ़ने से पहले और इसको समझने से पहले इसके अभ्यास प्रश्न क्या है उसको देख लेते हैं, ताकि जब हम पढ़ने लगें तो हमें सब कुछ समझ में आ जाए कि हाँ, इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है और उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। चलिए तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है खाली जगहों को भरना है। सबसे पहला क जो है तमिल में बड़े भूस्वामी को फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं। क्या कहते हैं आपको बताना होगा। दूसरा, ग्राम भोजकों की जमीन पर प्रायः फिल इन द ब्लैंक्स द्वारा खेती की जाती थी। तीसरा, तमिल में हलवाहे को फिल इन द ब्लैंक्स कहते थे। चौथा, अधिकांश गृहपति फिल इन द ब्लैंक्स स्वामी होते थे। दूसरा क्वेश्चन, ग्राम भोजकों का नाम बताओ, वे शक्तिशाली क्यों थे। इसको समझाना है 100 शब्दों में। ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट थे जो ये कहते सर कितने शब्दों में लिखा जाए, तो मैं आपको बता दूं कि 100 शब्दों में इसको लिखना होगा आपको। नेक्स्ट जो है, गांव तथा शहरों दोनों में रहने वाले शिल्पकार की सूची बनाओ। इसमें गांव और शहर दोनों में रहने वाले शिल्पकार की सूची बनाना होगा। नेक्स्ट है सही जवाब ढूंढो। पहला जो है, बलय कूप का उपयोग नहाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, सिंचाई के लिए, जल निकास के लिए किया जाता था। किसके लिए किया जाता था आपको बताना होगा। नेक्स्ट है, आहत सिक्के क्या होते थे। चांदी, सोना, टीन, हाथी के दांत के बने होते थे। क्या होते थे आपको बताना होगा। मथुरा महत्वपूर्ण गांव, पतन, धार्मिक केंद्र, जंगल बताना होगा। जंगल क्षेत्र, श्रेणी शासकों, शिल्पकारों, कृषकों, पशुपालन का संघ होता था। आओ चर्चा करते हैं। पृष्ठ 79 पर दिखाए गए लोहे के औजार में कौन सी खेती के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अन्य औजार जो है किस नाम से आते होंगे, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है, अपने शहर की जल निकासी व्यवस्था की तुलना तुम उन शहरों की व्यवस्था से करो जिनके बारे में तुमने पढ़ा है। इनमें तुम्हें क्या क्या समानताएं और अंतर दिखाई देती है वही बताना। और आओ करके देखें में, अगर तुमने किसी शिल्पकार के काम करते हुए देखा है तो कुछ वाक्यों में उनका वर्णन करना है। उन्हें कच्चा माल कहां से मिलता था, किस तरह के औजारों का प्रयोग किया जाता था, तैयार माल का क्या होता था, इन सब के बारे में आपको बताना होगा। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का जो है 8वां क्वेश्चन, अपने शहर या गांव के लोगों के कार्यों की सूची बनाना है और मथुरा में किए जाने वाले कार्यों में से कितने जो है वो समान और कितने भिन्न थे, इसको बताना होगा। दोस्तों एक बात मैं यहीं पे बता दूं कि कई बार लोगों का शिकायत होता है कि सर आप मेरी कॉपी चेक नहीं करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है आप पीडीएफ में मुझे देते नहीं हैं, क्योंकि अगर पीडीएफ में नहीं देते तो अच्छे तरीके से मैं पढ़ ही नहीं पाता हूं। जब पढ़ नहीं पाता हूं तो कॉपी कैसे चेक करूं। इसलिए जब भी आप मुझे सेंड करते हैं तो पीडीएफ के रूप में कीजिए। और हां, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो कमेंट मैं पूछता हूं क्वेश्चन, उसका कमेंट बॉक्स में जाके जरूर जवाब देने की कोशिश कीजिए। लिख के तो सेंड करना ही है पीडीएफ के फॉर्म में हमारे नंबर पे, लेकिन जो जवाब आपको कमेंट बॉक्स में पूछता हूं आपको वहां पे जरूर देना चाहिए। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर के बारे में। इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या है इसमें। लोहे के औजार और खेती, यहीं से शुरू हो रही लोहे के औजार और खेती से। लोहे का प्रयोग जो है आज से आम बात है। लोहे का प्रयोग जो है वो आज एक आम बात हो गई है, लेकिन लोहे की चीज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था और महापाषाण कब्रों में जो है लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इनके बारे में तुम अध्याय 4 में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, आपको मैं बता भी चुका हूं। कहने का मतलब क्या है कि लोहे का प्रयोग अगर आज के मायने में देखें, आज के समय में देखें तो एक आम सी बात हो गई है। लोहे की चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह आपको लोहे का हिस्सा आपकी या लोहे की वस्तुएं आपको हर जगह मिल जाएगी। इस महाद्वीप में लोहे का प्रयोग जो है लगभग 3000 साल पहले से ही शुरू हो चुका था, क्योंकि महापाषाण कब्रों की में जब खुदाई हो गई थी तो उसमें लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिली थी।
इनके बारे में तुम अध्याय 4 में भी हमने आपको पढ़ा चुका हूं। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजार के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। आज से 2500 वर्ष पहले इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ी और जुताई के लिए हल के फाल बनाने के लिए शामिल है, जो कि अध्याय 5 में तुमने पढ़ा। और लोहे का फाल का इस्तेमाल कृषि उत्पादन को बढ़ाने में भी दिया गया है। यहां तक तो कोई समस्या नहीं है, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने के उठाए गए जो कदम है सिंचाई के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। समृद्ध गांव के बिना राजाओं और उनके राज्य के बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार और रुपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब कृत्रिम जलाशय बना गया। कहने का मतलब है कि समृद्ध गांव का मतलब होता है कि राजाओं तथा उनके राज्य के बने रहना मुश्किल था। जिस तरीके से कृषि का विकास नए औजार और रुपाई महत्वपूर्ण था, कृषि का विकास अगर कर रहा है तो औजार और रुपाई दोनों महत्वपूर्ण था, उसी तरीके से जो है सिंचाई भी काफी महत्वपूर्ण थी। और इसके लिए राजा ने नहरें, कुएं, तालाब, कृत्रिम जलाशय जो बनाया गया था वो रखा गया था, जिससे कि आसानी से जो है सिंचाई हो सके। औजारों की सूची में इन चित्रों का नाम चुनो। हंसिया, कुल्हाड़ी, सरसी, लोहे की ऐसी चीज से वस्तु बनाओ जिनका प्रयोग तुम आज के डेट में करते हो। ये सब वस्तुएं हैं, आप देख सकते हैं। चलिए, इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई के लिए परिवर्तन दिखाए गए। खाली स्थानों को सही वाक्य में भरो। लोगों के द्वारा परिश्रम किया गया। दूसरा है किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता जो है वो घट गई। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था कि अगर कर अदा करनी है, देनी है, तो इसके लिए जो है उत्पादन को बढ़ाना होगा। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। चलिए, इन दोनों में जो है आपको भरना है, आप देख लीजिए। आप इसको भर के मुझे जो है कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए। इसमें तीसरा नंबर, 5वां नंबर और 9वां नंबर, इन तीनों में आपको भरना, बाकी सब ऑलरेडी भरा हुआ है। अब गांव में कौन रहते हैं इसको समझिए। उस उपमहाद्वीप में दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सा के अधिकांश गांव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। ध्यान रखिएगा, कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को बेल्लाल, ध्यान रखिएगा, बेल्लाल, साधारण हलवाहों को उनवार और भूमिहीन मजदूर को दास केडिसियार और अदिमई कहलाते थे। कहने का मतलब है कि उस उपमहाद्वीप में उत्तरी हिस्से में जो है अधिकांश गांव कम थे। इनमें 3 तरह के लोग रहते थे। एक तो जो रहते थे वो बड़े भूमि स्वामी को बेल्लाल कहा जाता था, साधारण हलवाहों को जो है उनवार कहा जाता था, और भूमिहीन मजदूर जो होते जिनको भूमि नहीं होती थी उसे दास केडिसार और जो है अदिमई कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव के प्रधान जो है वो व्यक्ति ग्राम यानी कि भोजक कहलाता था। अगर उत्तरी हिस्सा में देश का देखा जाए तो गांव का जो प्रधान व्यक्ति होता था वो ग्राम का भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ी तक बने होते थे। अक्सर क्या होता था, एक ही परिवार के लोग जो है कई पीढ़ी तक इस पे बने होते रहते थे। यानी कि यह पद जो है वो अनुवांशिक था। अनुवांशिक मतलब क्या हुआ, हमारे दादाजी से वो पद जो है हमारे पापा में आया, पापा से फिर हमारे में आया, हमसे जो है हमारी आने वाली औलाद में जाएगी। यानी इसी को कहते हैं अनुवांशिक। एक वंश से दूसरे वंश। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव में सबसे बड़े भूस्वामी होता था। मतलब क्या है, ग्राम भोजक के पद पर जो है वो आमतौर पर गांव के जो सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, मतलब क्या, जो सबसे ज्यादा भूमि रखता था वही इस पद पे होता था। साधारणतः इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर जो है काम करते थे। दास और मजदूर ये दोनों के दोनों जो है इनके जमीन पर काम करते थे। किनकी जगह पे, तो जो बड़े भूस्वामी हुआ करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं को सौंप देते थे, और ये न्यायाधीश और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। कहने का मतलब जो ग्राम भोजक होते थे ना, उनको राजा जो है कभी कभी कर वसूलने का भी इन्हीं को काम दे दिया जाता था। और इतना ही नहीं, न्यायाधीश और कभी कभी पुलिस का भी काम ये जो ग्राम भोजक होते थे वो कर लेते थे। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। अब ग्राम भोजक के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे। जो ग्राम भोजक होते थे वो तो होते थे, और अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गणपति कहते थे। याद रखिएगा,
अन्य स्वतंत्र जो कृषक होते थे उन्हें गणपति कहते थे। प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इनमें ज्यादातर छोटे किसान ही होते थे। ज्यादातर जो गृहपति होते थे, सॉरी गणपति, गृहपति, जो गृहपति होते थे, जिसको स्वतंत्र कृषक कहा जाता था, वो ज्यादातर छोटे किसान होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन तो नहीं होती थी, और इनमें दास कर्मकार आते थे जिन्हें दूसरे के जमीन पर काम करना, अपनी जीविका को चलाना पड़ता था। आज भी जो है दिहाड़ी मजदूर है, वो क्या करते हैं, अगर आज 21वीं सदी में देखा जाए तो ये भी क्या करते हैं, किसी दूसरे के जमीन पर काम करते हैं और उसके बाद बदले में जो है दिहाड़ी इनको दिया जाता है। मतलब एक दिन का फिक्स किया जाता है, इतना मिलेगा, तो वो दूसरे के जमीन पर काम करके अपना पेट पालन करते हैं, यानी कि अपनी जीविका को चलानी पड़ती है। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर जैसी कुछ शिल्पकार भी होते थे। कुम्हार तो समझ रहे हैं जो कि मिट्टी के बर्तन बनाता था, बढ़ई समझ रहे हैं जो लकड़ी के नक्काशी करता था, बुनकर मतलब क्या है, जो बुनता था कपड़ों को वो, और जो शिल्पकार होता था जिसको कलाकार कहते थे, जो कलाकारी करता था उसको कहते थे शिल्पकार। तो इन सब लोग जो है यहां पे रहते थे। प्राचीन तमिल रचनाएं क्या है इसको समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। प्राचीन तमिल रचनाएं, तमिल की प्राचीनतम रचनाओं में संगम साहित्य कहते हैं। प्राचीन की जो तमिल की प्राचीनतम रचना है उसको हम कहते हैं संगम साहित्य। याद रखिएगा, कई बार पीसीएस में क्वेश्चन पूछ चुका है। अलग बात है गलत हो जाता है, लेकिन अब गलत ना हो, क्योंकि तमिल का जो प्राचीन रचना उसको संगम साहित्य कहते हैं, और इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई थी। संगम साहित्य की रचना 2300 साल पहले की गई थी, और इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया गया था, और गांव में रहने वाले जिन तमिल नामों का उल्लेख यहां पर किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते थे। इनको संगम इसलिए कहा जाता है संगम साहित्य क्योंकि वहां पे मदुरई में, ध्यान रखिएगा, मदुरई के कवियों के सम्मेलन जो हुआ था उन्हीं में इसको जो है संकलन किया गया था, इसी को कहा गया था संगम साहित्य, और ये संगम साहित्य में पाए जाते हैं। अब आते हैं नगर क्या कहती है, कहानियां, यात्रा वृत्तांत, मूर्ति कलाएं और पुरातत्व। अब देखिए, जो इस तरीके का क्वेश्चन जो मैं आपको समझा रहा हूं, अब इमेज बनाइए आप अपने गांव के बारे में। कहीं कहीं आप किसी न किसी गांव के बारे में तो जानते भी होंगे, सुने भी होंगे, और कई तो ऐसे स्टूडेंट हैं जो यूट्यूब से जुड़े हुए जिनका जो है मतलब जन्म स्थान गांव ही है। तो गांव में इमेज बनाना है कि देखिए आपका गांव कैसा था जिस समय जन्म हुआ था। अगर होश संभाले होंगे, जब एज आपकी 10, 12, 15 साल की होगी, उस समय आपको जरूर याद रहा होगा कैसा गांव था और आज आपका गांव कैसा बदल गया है। तो थोड़ा सा पुरानी यादों में चलते हैं और समझने की कोशिश करता है। तुमने जातक के बारे में जरूर सुना होगा। ये वो कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया था, और यहां एक जातक कथा दी गई जिनमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरीके से धीरे धीरे धनी बन जाता है। जातक कथाओं के बारे में आपको पता है, ये एक कहानियां होती, कहानियां को संग्रह को ही जातक कहते हैं, जो पुरानी कहानियां होती है जिसमें आम लोगों की प्रचलित होती, जिसमें बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया जातक कहानियों को। जो बौद्ध भिक्षुक थे यही इसको संकलन करके बनाए हैं जातक। यहां जातक कथा दी गई है जिसमें बताया गया कि एक निर्धन किस तरीके से धनी बन जाता उसके बारे में बताया गया। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे बताया गया है। एक निर्धन की चतुराई। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ भी नहीं था। एक मरे हुए चूहे, ध्यान रखिएगा, मरे हुए चूहे के अलावा कुछ भी नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले एक बिल्ली के लिए बेच दिया। एक सिक्के में जो है वो एक बिल्ली को भोजनालय वाले को बेच दिया गया, एक सिक्के में। फिर एक दिन बड़े जोर से आंधी आई। राजा का बगीचा टूटी टहनी और पत्तियों से भर गया, और उनका माली उसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा। युवक ने माली से कहा अगर लकड़ियां और पत्ते उसे मिल जाएं तो वह बगीचा साफ कर देगा। माली तुरंत मान गया कि ठीक है भाई, तुम लकड़ियां और पत्ते ले लो, लेकिन इस जो मतलब बगीचा है इसको साफ कर दो। क्लियर हो रहा कहानी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। युवक के पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले में इन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते उन्होंने बगीचा का एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर देता, और तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तन को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरता। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे भी हो गए। मतलब क्या है कि जो इसने ये बोला, एक तो आंधी आई तो खेत में क्या हुआ, पत्ते और टहनियां गिर गए, तो वहां पास में ही बैठा हुआ एक को जरूरत थी
खाना बनाने के लिए पत्ते और टहनियों, तो उसने कहा कि मैं पत्ते टहनियां ले लूंगा तो इस बगीचे को साफ कर दूंगा। माली तैयार हो गया, बोला ठीक है भाई, तुम जो है बगीचा साफ कर दे, पत्ते और टहनियां ले जा। और पास में ही एक कुम्हार था जो बर्तन पकाने के लिए ईंधन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। उसे सामने दिख गई लकड़ियां और सारे के सारे लकड़ियां उसने खरीद लिए और युवक को कुछ पैसे दे दिए। अब उस युवक ने एक योजना बनाई और बड़े बर्तन में पानी भरकर एक नगर के द्वार पर गया और वहां उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। उसके बाद उसने क्या किया कि उसी पैसे से एक बर्तन खरीदा और उसमें जो है पानी रख के गांव में जो घास काट रहे थे उसे 500 लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, बताओ अब तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। मतलब क्या है, तुमने हमें पानी पिलाया, इतना अच्छा काम किया, अब तुम बताओ कि हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए तुम बताओ। उसने कहा, मैं आपको यह बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की जरूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया कि कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़े एक साथ शहर में आ रहा। एक घोड़े का व्यापारी है जो 500 घोड़े के साथ में शहर में आ रहा। यह सुनकर उस युवक ने उस घास काटने वाले के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास के गट्ठर मुझे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी ना बिक जाए। उन्होंने उस घास के 500 गट्ठर दिए। जब घोड़े के व्यापारी कहीं से भी घास ना मिली तो उसने युवक से घास 1000 सिक्के में खरीद लिया। इस कहानी से आए व्यक्तियों के व्यवसाय की सूची बनाओ और प्रत्येक के लिए बताओ कि वे शहर में, गांव में या फिर शहर और गांव दोनों में रहते थे। साथ साथ में घोड़े के व्यापारी शहर क्यों आया होगा इसके बारे में आपको बताना होगा। और क्या महिलाएं कहानी में बताए व्यवसाय को अपना सकती है, उत्तर और कारण दोनों बताइए। क्या महिलाएं जो है कहानी में जो बताए हुए व्यवसाय है उसको अपना सकती है? अगर हां तो उत्तर में कारण बताइए क्यों। इसको जो है 100 शब्दों में लिख के मुझे दिखाना है, आपको ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। प्राचीन नगरों में जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोत का भी पता चलता है। शहरों, गांव या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते हैं और इस मूर्तियों को ऐसी इमारत की रेलिंग, खंभों, प्रवेश द्वार से सजाया जाता जहां लोग आते थे। कहने का मतलब प्राचीन जो नगर था उसमें जीवन की कुछ अन्य स्रोत का भी पता चलता है और इसके लिए शहरों और गांव फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं मूर्तिकार जो है कलात्मक अपनी कलाओं के द्वारा उसको उकेरते हैं और इन मूर्तियों में ऐसी इमारत की रेलिंग या फिर कहें तो खंभे जो होते हैं जिसपे मूर्तियां या कोई भवन जो है टिकी होती है उसके प्रवेश द्वार पे सजाया जाता था जहां पे लोग आते थे। ये जो देख रहे हैं, देखिए दिल्ली में मिला वलय कूप, इसको देखिए। हड़प्पा जल निकास व्यवस्था में यह कैसे भिन्न था, इसको समझना होगा। ये वलय रूप मिला दिल्ली में। अब यहां पे देखिए नीचे सांची मूर्तिकला, यह मध्य प्रदेश में स्थित सांची के स्तूप की मूर्तिकला का नमूना। तो ध्यान रखिएगा सांची स्तूप कहां है, तो मध्य प्रदेश में, एकदम याद रखिएगा। और इस शहर के जीवन का दृश्य तुम अध्याय 11 में सोचो के बारे में पढ़ोगे और इन दीवारों को देखोगे। क्या वे ईंट के बनी है या फिर लकड़ी या पत्थर से बने हैं? क्या इसकी रेलिंग लकड़ी की बनी है या इन इमारतों की छतों का वर्णन जो है अध्याय 11 में हम लोग करेंगे। इसको देख लीजिए, सांची का स्तूप यही है। क्लियर है ना। अब अध्याय 5 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे। जितने भी शहर थे जो अध्याय 5 में हम लोग ने पढ़े वो जनपदों की राजधानी थी, जैसा कि तुमने पढ़ा। और इनमें कुछ शहर जो थे वो परकोटों से घिरे हुए होते थे, जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देखते थे। परकोटों मतलब क्या होता था ना कि उसको दुर्ग से घेर दिया जाता था। एक जो होता था ऊपरी क्षेत्र और एक जो होता था निचली क्षेत्र। आपको बताए थे जो पश्चिमी क्षेत्र वाला होता था वो होता था ऊंचे क्षेत्र पे जो छोटा होता था, और जो पूर्वी क्षेत्र वाला होता था वो बड़ा होता था और नीचा होता था। पश्चिमी क्षेत्र को अक्सर जो है दुर्ग के रूप में घेर के रखा जाता था चारों तरफ से, परकोटा जिसको कहते हैं। ध्यान रखिएगा। क्लियर है ना। अब
इन शहरों में वलय कूप मिले हैं। वलय कूप जो होता था वो गुसल खाने होता था, नाली या कूड़ेदान में प्रयुक्त होते थे। वे वलय कूप लोगों के घरों में होते थे। कहने का मतलब क्या होता था कि इसमें जो है वलय कूप मिले। वलय कूप का मतलब होता था गुसल खाना, जो नाली का है या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होता था। कूड़ेदान को साफ करने के लिए, हटाने के लिए इसको प्रयुक्त होता था, जो कि हर के घरों में मौजूद होते थे। महलों, बाजारों और आम घरों में विशेष अवशेष जो है बहुत कम मिले हैं। महलों में, बाजारों में, आम घरों में जो है अवशेष कम मिले। संभवतः लकड़ी, मिट्टी और कच्ची ईंटों या फिर कहें तो छप्पर के बने होने के कारण ज़्यादा समय तक टिक ना पाए हों और भविष्य में पुरातत्वविद ने इनकी खोज कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ महलों, बाजारों और आम घरों के जो अवशेष हैं बहुत कम मिले हैं और संभवतः ये जताया जाता है कि लकड़ी, ईंट और कच्ची ईंट, ध्यान रखिएगा, लकड़ी, मिट्टी और कच्ची ईंट और छप्पर, कहें तो कच्ची ईंट का मतलब या कहें तो छप्पर के बने होते थे, जो कि ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाते थे। प्राचीन शहर के बारे में वहाँ गए नाविकों और यात्रियों के विवरण के द्वारा भी पता चलता है। वहाँ यात्री और नाविक जो जाते थे उनके द्वारा भी पता चलता है और ऐसा ही विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। ध्यान रखिएगा, अज्ञात यूनानी नाविक का है। बेरी गाजा यानी कि भरूच का यूनानी नाम की कहानी था। बेरी गाजा, बेरी गाजा संकरी खाड़ी समुद्र से आने वालों के लिए एक नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता था। कहने का मतलब होता था कि बेरी गाजा, जो कि भरूच का यूनानी नाम था, भरूच जो था उसका यूनानी नाम था बेरी गाजा, और यह क्या था, एक सकरी खाड़ी था। ध्यान रखिएगा, सकरी बहुत छोटा था जिसमें समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल हो जाता था। खाड़ी में अभी भी बहुत मुश्किल होती है, लहरें चलती है, हवा चलती है, हवाएं चलती है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे यहाँ जहाज ला सकते थे। जो राजा के द्वारा जो है निपुण और कुशल अनुभवी मछुआरे होते थे वो जहाज को यहाँ ले आते थे। बैरी गाजा में शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने, चांदी के सिक्के जो होता था वो आयात होता था। आयात मतलब क्या, आना, आयात मिस आना और निर्यात मिस अपने देश से दूसरे देश जाना। तो क्या क्या आता था, तो ध्यान रखिएगा, शराब तो समझ ही रहे, तांबा समझ ही रहे, टीन समझ ही रहे, शीशा समझ ही रहे, मूंगा, मूंगा जो होता आजकल जो है अंगूठियों में पहना जाता है, हर अलग अलग तरह के होता जो कि बहुत महंगा होता था। पोखराज जो होता है ये भी अंगूठियों में ही पहना जाता है, एक प्रकार का पत्थर होता है जो कि कीमती और महंगा पत्थर होता है। कपड़े समझ ही रहे, सोने चांदी सिक्के आयात होते थे, ये सब तो समझ ही रहे। हिमालय की जड़ी बूटियों, हाथी दांत, गोमदे, उसके बाद कार्नियल, सूती कपड़े, रेशम, इत्र यहाँ से जो है निर्यात किए जाते थे। और हिमालय यहाँ से जो अपने देश से जो है जड़ी बूटी, हाथी दांत, गोमद एक प्रकार का होता था मटेरियल, और कॉर्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम, इत्र, ये सब यहाँ से जो है निर्यात किया जाता था, दूसरे देश भेजे जाते थे। और वहाँ से क्या आते थे, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने चांदी के सिक्के आते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। जो राजा होते थे उसके लिए व्यापारी जो होता था वो विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, उसके बाद गायक किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब और उत्कृष्ट जो है महीन कपड़े इसमें शामिल होते थे, जो कि लाया जाता था राजाओं के लिए। बेरी गाजा के आयात और निर्यात वाली चीज़ों की सूची बनाओ। ये तो आसानी से बना लीजिएगा। 2 ऐसी चीज़ों बताओ जिनका उपयोग हड़प्पा युग में नहीं हुआ था। इसको जो है कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, लिख के मत बताइएगा। अब आते हैं थोड़ा सा इसको पढ़ने से पहले जो है सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं कि पतनों पर वह हो गया था। उन सभी के बारे में जिसने लिखा था। मानचित्र 7 में हम लोग पढ़े थे, भुरुच को ढूंढो और इसके बारे में वर्णन से पढ़ो। इसको हटा दीजिए। अब आते हैं सिक्के पर। सिक्के से पहले जो है आहत सिक्के को समझते हैं। क्या होता था आहत सिक्के? आहत सिक्का सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या फिर गोल, ध्यान रखिएगा, आयताकार भी, वर्गाकार भी और गोल भी होते थे। और ये धातु की चादरों को काट कर धातु की चपटी गोलाकार बनाए जाते थे। और इन सिक्कों को कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह, ठप्पे बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। और ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्से में पाए जाते हैं। ईसा की आरंभिक सदियों में यह प्रचलित थी। देखिए आहत सिक्का का मतलब क्या है, जब जीवन शुरू हो गया, जब आयात और निर्यात होना शुरू हो गया, जब व्यापार वाणिज्य बढ़ने लगा, तो जो सबसे पहले सिक्के का परिचलन हुआ था वो हुआ था आहत सिक्के का। एकदम याद रखिएगा, आहत सिक्के।
अब ये जो है समानतः वर्गाकार भी होता था, आयताकार भी होता था और गोल भी होता था, तीनों तरीके का होता था। और ये जो होता था एक विशेष प्रकार के धातु के चादरों को काट कर, धातु को चपटे करके गोलाकाओं में बनाया जाता था। बस इतना ही आपको ध्यान रखना हो, इस पे किसी भी तरीके का कोई लिखावट नहीं होता था, बस चिन्ह के ठप्पे लगे होते थे। क्लियर है? अब आते हैं सिक्के के बारे में। सब आहत सिक्का क्लियर हो गया ना? चलिए अब सिक्के के बारे में पढ़ते। पृष्ठ 82 पर दी गई कहानी में तुमने देखा कि किस तरह सिक्कों का आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातत्वविदों ने इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। इसमें पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। इनका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या तांबे के सिक्के विभिन्न आकृतियों के आहत कर बनाए गए, जो कि आहत सिक्का कहा गया। कहने का मतलब जो आहत सिक्का बने, सबसे शुरुआती में जो बने वो चांदी के बने, फिर तांबे के बने और फिर कांसे का भी बना। बस इतना ध्यान रखना है आपको। विनिमय एवं अन्य साधन, इसका क्या है? विनिमय एवं अन्य साधन। संगम साहित्य के एक छोटी सी कविता को पढ़ो, थोड़ा सा पढ़िए। देखिए ये है तो बेसिक, आपको मैं सच बता रहा हूं, आपको लगेगा आसान, लेकिन आसान है नहीं। अगर दिल से पढ़िएगा, दिमाग लगा के पढ़िएगा, तो आपको हर चीज इसमें मुश्किल समझ में आएगी। लेकिन अगर मन से पढ़िएगा, ईमानदारी से पढ़िएगा, जिज्ञासा के साथ में पढ़िएगा, तो फिर ये मजा देगा। आइए विनिमय और अन्य साधन को पढ़ते हैं। संगम साहित्य के इन छोटी सी कविताओं को पढ़ो। खेतों को सफेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे थे। खेतों में सफेद धान जो है गाड़ियों पे लादे जा रहे थे। नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते चांदनी सी सफेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट न जाए। शहरों से नमक के सौदागर कि यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा ही रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत बड़ा ज्यादा उत्पादन होता था। व्यापारी किस चीज का विनिमय करते थे और किस चीज की यात्रा करते थे, ये तो आप आसानी से इस कविता के माध्यम से ही आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अब आते हैं नगर, और नगर को समझते हैं। अनेक गतिविधियों का केंद्र जो होता था वो होता था नगर। अब आइए नगर को समझते हैं। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा को देखो, उदाहरण के लिए जो है आप मथुरा को देखिए। यह 2500 साल से भी ज्यादा समय तक महत्वपूर्ण नगर रहा है। कौन? तो मथुरा। याद रखिएगा मथुरा, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्ते पर स्थित था। यातायात के जो है व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। एक रास्ता जो था उत्तर पश्चिम पूरब की ओर था और दूसरा रास्ता जो था वो उत्तर दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहरों के चारों ओर किलाबंदी थी। इनमें अनेक मंदिर भी थे और आसपास किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र भी था। कितना इंपॉर्टेंट और कितनी आसान भाषा में आपको बताया है कि आज से 2500 साल, एकदम ध्यान से सुनिएगा, समय यह मथुरा जो है बहुत महत्वपूर्ण नगर था। क्यों? क्योंकि यहां से आयात और व्यापार के लिए जो है दो मुख्य रास्ते थे। एक जो रास्ता था वो उत्तर, इस तरीके से अगर देखा जाए मैप, तो एक ये उत्तर हुआ और एक पश्चिम हुआ। ये वाला रास्ता जो था ये भी था, और दूसरा जो था उत्तर और दक्षिण, ये उत्तर हुआ और ये दक्षिण हुआ। ये वाला रास्ता, ये दोनों जो था वो क्या था, कहीं कहीं इंपॉर्टेंट था। कहां पे? तो मथुरा में ये दोनों रास्ता। उसके साथ साथ में जो है वो जो ये नगर था इसके चारों ओर किलाबंदी थी, चारों तरफ से किलाबंदी थी, और साथ साथ में इनमें अनेक मंदिर भी थे। आसपास में किसान पशुपालक शहर में रहने के लिए भोजन भी जुटाते थे, और मथुरा जो है बेहतरीन मूर्तियों का जो है बनाने का केंद्र भी था। क्लियर हो गया? अब लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी थी। तो अब देखिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया कि मथुरा जो है कुषाणों की दूसरी राजधानी। तो अगर पूछेगा कि कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन थी, तो ऑप्शन में ऑप्शन बहुत कुछ रहता है। पाटलिपुत्रा रह सकता है, मथुरा रह सकता है, लिच्छवी रह सकता है, उज्जैन रह सकता है। अब आपको अगर पता है कि कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा है तो आसानी से मार दीजिएगा, और इनके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। जब हम लोग अगले अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ पे बौद्ध विहार, जैन मंदिर भी है। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है मथुरा। ये तो आप भी जानते हैं, कृष्ण भक्ति का तो जानते हैं। बौद्ध विहार और जैन मंदिर ये है, ये आज जान जाइए। और सबसे बड़ी बात है धार्मिक केंद्र था, वो तो आप जानते ही, जहां पे कृष्ण ही है तो धर्म तो वहां होगा ही होगा। तो धार्मिक केंद्र तो होना ही होना है मथुरा में। चलिए मथुरा के प्रशस्त खंडों तथा मूर्तियों के अनेक अभिलेख मिले हैं मथुरा में, और आमतौर पर यह संक्षिप्त अभिलेख हैं।
जो स्त्रियों और पुरुषों द्वारा मठों और मंदिरों में दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। जो अभी प्रशस्त अभिलेख मिले हैं उनमें आमतौर पर संक्षिप्त अभिलेख है, बस छोटा सा अभिलेख है, और इसमें जो है स्त्री और पुरुषों के द्वारा जो मठ या मंदिर कहें, मठ कहिए या मंदिर कहिए, उसमें दिए जाने वाले जो दान होते थे ना, उसका उल्लेख किया जाता है। यहाँ कैसे मैं आपको समझा दूं, आज भी अगर बड़े बड़े मंदिर चले जाइए, जो नए मंदिर का निर्माण हो रहा, तो जो जितना पैसा उसमें देता उसका नाम वहाँ पे नोट कर लिया जाता है। अगर किसी ने 10 लाख दिया तो सबसे ऊपर में रहेगा, किसी ने 50,000 दिया तो सबसे नीचे में रहेगा, उससे ऊपर वाला उससे ऊपर करके नाम रहता। तो सेम कहानी यहाँ भी है। प्रायः शहर के राजा रानी, अधिकारी, व्यापारी, शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। प्रायः उस टाइम में जो दान किया जाता था, राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी और शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा में अभिलेख में सोनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वाले, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले का उल्लेख भी मिलता। कहने का मतलब यह है कि मथुरा में जो अभिलेख मिला उसमें सोनार के लिए जो सोना बनाता है, हीरे जवाहरात, उसके लिए, लोहार के लिए जो लोहे को पीटता है, बुनकर जो सीता है, टोकरी बुनने वाला जो टोकरी बुनता है, माला बनाने वाला जो फूलों के एकत्र करता है, और इत्र बनाने वाला जो सेंट बनाता है, इन सब का भी उल्लेख अभिलेख में मिला है। मथुरा के लोग के व्यवसाय की एक सूची बनाओ और ऐसे में व्यवसाय का नाम बताओ जो हड़प्पा में नहीं था। बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंस बनाना नहीं है, इंपॉर्टेंस ये है कि बताओ कि हड़प्पा में नहीं क्या था, बस उसी को बताना है और पूरा नहीं बनाना है, और बस कमेंट बॉक्स में हमें जाके कमेंट करना है। शिल्प और शिल्पकार, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद पढ़ लेंगे उत्तरी काले चमके पात्र, इसको समझ लेंगे। पुरास्थलों में शिल्पों के नमूने मिले हैं। जो पुरास्थल है उसमें शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरकालीन चमकीले पात्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उत्तरकालीन चमकीले पात्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में, ध्यान रखिएगा, उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। कहने का मतलब कि पुरास्थल से जो शिल्प के नमूने मिले हैं वो मिट्टी के बहुत पतले और सुंदर टाइप के बर्तन मिले हैं जिन्हें हम उत्तरी काले चमकीले पात्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ध्यान रहे, अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे, क्योंकि विभिन्न ग्रंथों में हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी, दक्षिण में मदुरई इनके लिए प्रसिद्ध केंद्र था, जहां पे स्त्री पुरुष दोनों के दोनों काम करते थे। कहने का मतलब यह है कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। कहा यह जाता कि अन्य जो है दूसरे शिल्पों के अवशेष बिल्कुल भी बचा हुआ नहीं था। और यहाँ पे जो है ये विभिन्न ग्रंथों से ये पता चलता है, बहुत सारे ग्रंथ को देखने के बाद पता चलता है कि यहाँ कपड़ों के उत्पादन का महत्वपूर्ण था। यहाँ पे जो है कपड़ों का उत्पादन होता था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई, ये दोनों जगह जो कपड़ों का उत्पादन होता, जिसका प्रसिद्ध केंद्र भी था, जहाँ पे स्त्री पुरुष दोनों के दोनों यहाँ पे काम करते थे। अनेक शिल्पकार और व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, श्रेणी किसे कहा जाता था? कि अनेक शिल्पकार और व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लग जाए तो उन्हें कहा जाता था श्रेणी। संघ से श्रेणी, याद रखिएगा। शिल्पकारों की श्रेणी का काम जो होता था प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध करवाना, तैयार माल का वितरण करना, जबकि व्यापारियों की श्रेणी जो होता था व्यापार का संचालन करना। श्रेणियों बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोगों को पैसा जमा रखते थे और इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था और उससे मिले लाभ के कुछ हिस्से जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था, फिर मठ और धार्मिक संस्थान को जो है ये दे दिया जाता था। कहने का मतलब ये कि संघ तो बना के रहते ही थे, उसके साथ साथ में जो ये प्रशिक्षण देने वाले जो श्रेणी होती, शिल्पकार की श्रेणी जो होती थी, जो शिल्पकार की श्रेणी होती थी, व्यापार का श्रेणी अलग, शिल्पकार की श्रेणी जो होता था, वो काम का प्रशिक्षण देना, कच्चे माल का उपलब्ध करना। काम का प्रशिक्षण वही देते थे कि कैसे काम करना है, कच्चे माल को उपलब्ध भी करवाना था, तैयार माल का वितरण भी करना था। और जबकि व्यापारी क्या करते थे, व्यापारिक वर्ग के जो श्रेणी थे वो व्यापार का संचालन करते थे, सही तरीके से व्यापार को आगे बढ़ाते थे। और इन श्रेणियों में जो श्रेणी थी उनमें बैंकों के रूप में जो है काम करती थी, जहां लोगों के पैसे जमा करते थे और धन का निवेश के लाभ के रूप में किया जाता था, और उससे जो मिला लाभ होता था वो हिस्से जो है लौटा दिया जाता था, बाकी जो है धार्मिक संस्थाओं में दे दिया जाता था। अब आइए उत्तरी काले जो है चमके पात्र, ये क्या है? उत्तरी काले चमके पात्र अभी जस्ट मैंने आपको बताया हूं ऊपर में, देखिए
उत्तरी काले चमके पात्र। समझ में आ रहा है ना? जहां पे क्या था, पूरा स्थल में जो शिल्पों के नमूने मिले थे, जो मिट्टी के बहुत पतले और सुंदर बर्तन मिले थे, जिसको हम कहते थे उत्तरी काले चमके पात्र। क्लियर है ना? ये एक कठोर और चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले एक चमकदार काली सतह वाले पात्र थे। एक चमकदार जो होता था, जो कि उसकी सतह जो होती थी काली होती थी। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टे पर उच्च तापमान पर रखते थे, और बनाने के लिए कुम्हार क्या करता था, भट्टे पे उच्च तापमान पे रखता था, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों को बाहरी सतह काली हो जाती थी। और इसका परिणाम स्वरूप क्या होता था, बाहरी सतह काली हो जाती थी और इन पर पतली काली रंग की लेप लगा दी जाती थी, जो कि इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करती थी। इतनी हैवी उसमें दिया जाता था आग, जिससे क्या हो, उसकी परत काली हो जाती थी, फिर उस पर जो है हल्की काली लेप दी जाती थी, जिससे चमक आ जाती थी। क्लियर? सूत कातने और बुनने का नियम, ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। ध्यान रखिएगा, ये नियम जो है अर्थशास्त्र के हैं, जो कि अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णन भी किया गया जो इस प्रकार विशेष पदाधिकारी के देखरेख में कारखानों में सूती कताई बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ों के छाल, कपास, पटुआ, सन से तैयार किए गए काम, और विधवाओं और जो है सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धा वैश्याओं, उसके साथ साथ में राजा की अवकाश प्राप्त दासियां, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। कहने का मतलब है कि सूत काटने और बुनने के लिए जो है, इनमें जो है बहुत तरीके का ऊन, भेड़ों के छाल, कपास, पटुआ, सन से तैयार किया जाता था। और इनको तैयार करने वाली विधवाएं होती थी, सक्षम और अक्षम महिलाएं जो होती थी वो होती थी, भिक्षुणियां होती थी, वृद्धा वेश्याएं होती थी, राजाओं की अवकाश दासियां होती थी, सेविकाएं होती थी, आकाश प्राप्त देवदासियां भी इनमें लगी होती थी। इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार जो है पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकालने की अनुमति नहीं है, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल मंगवा सकती है और फिर तैयार माल को उन्हें भिजवा सकती थी। मतलब क्या है, इनके काम और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक जो है इनको देना चाहिए, जो इनकी सैलरी होती है। जिन महिलाओं को बाहर निकालने की अनुमति नहीं थी, वो दासियों को भेजकर जो है कच्चे माल को मंगवाती थी और तैयार माल को फिर से वो अपने जगह पे भिजवा देती थी। अब वे औरतें जो कारखाना तक जा सकती थी, उन्हें अपने माल जो है कारखाना तक तर के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। एक समय, इस समय में माल को अच्छी तरीके से जांचने के लिए रोशनी रहती थी, और अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता जो इधर उधर की बातें करती तो उसे सजा मिलनी चाहिए। और अगर औरत अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा, इसलिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता। कहने का मतलब यह है कि औरतें जो कारखाना तक जा सकती थी, वो अपने माल को कारखाना के तरके तक ले जाना पड़ता था। और ऐसे कंडीशन में जहां उन्हें पारिश्रमिक भी मिलता था और समय समय पे अच्छी तरीके से जांच के लिए जो है रोशनी रहती थी, और अंग निरीक्षक जो होता, जो जांच करने वाला था, तो उस औरत की तरफ देखता था। अगर इधर उधर की बात वो अगर करने लग जाती थी तो उन्हें सजा मिलता था। अगर औरत अपना काम पूरा नहीं करती थी तो ऐसे में जुर्माना देना पड़ता था, और कभी कभी जो है उंगलियां भी काटी जा सकती थी। ऐसी सजा वहां पे दी जाती थी। तो उन महिलाओं की सूची बनाइए जिन्हें निरीक्षक नियुक्त कर सकता था, और दूसरा, यह काम के दौरान महिलाओं की मुश्किल झेलने पड़ती थी। बस ये जानने के लिए सूक्ष्म निरीक्षक अरिका मेडू, इसको थोड़ा सा समझते हैं। मानचित्र में अरिका मेडू यानी पुद्दुचेरी में ढूंढो 18 में रोम के बारे में दी जानकारी को पढ़ो। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिका मेडू एक पतन था। ध्यान रखिएगा, एक पतन था जहां दूर दूर से आए जहाज के सामान उतारे जाते थे। कहने का मतलब है कि एक ये बंदर, चलिए हमने आपको क्या बताया कि 2200 से 1900 साल पहले अरिका मेडू एक पतन था। पतन का कहने का मतलब था, अगर बंदरगाह भी कहिएगा तो इक्वल था। यहां पे क्या होता था, दूर दूर से आए जहाजों के सामान को उतारे जाते थे, और यहां ईंट से बना एक ढांचा भी बना मिला है, जो संभवतः गोदाम रहा होगा जहां पे सामान को रखा जाता होगा। यहां भूमध्य सागरीय क्षेत्र में एम्फोरा, ध्यान रखिएगा, एम्फोरा जैसे पात्र मिले, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में। एम्फोरा जिसमें शराब या तेल जैसी तरल पदार्थ जो है रखे जा सकते थे। एम्फोरा जो मिला है उसमें लिक्विड टाइप का, चाहे शराब हो या तेल, लिक्विड पेट्रोलियम हो, उसे एम्फोरा में रखा जा सकता था। जैसे गोदाम था वहां पे सामान रखा जाता था, वैसे ही एम्फोरा भी मिला है एक प्रमाण के रूप में,
जिसमें यह समझा जाता है कि वहां तरल पदार्थ रखा जाता था। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए जो है हत्थे लगे होते थे, इसको पकड़ने के लिए दोनों तरफ से हाथ लगे होते थे ताकि दो आदमी मिलकर इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे रखा जा सके। साथ ही यहां पे एरेटाइन, ध्यान रखिएगा, एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकीले चमकदार जो है बर्तन भी मिले हैं। एरेटाइन नाम का बहुत इंपॉर्टेंट है पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको नोट डाउन कर लीजिए। एरेटाइन जैसे मोहर जो है मिले हैं, जो कि लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं, और इन्हें इटली के एक शहर के नाम से एरेटाइन पात्र का नाम से जाना जाता था। और जो एरेटाइन मिला है पात्र, जिसको मोहर लगे लाल चमकीले बर्तन है, जिसको पात्र कहते हैं, ये इटली के एक शहर जो था जिसका नाम था एरेटाइन, उसी के पात्र के नाम से जाना जाता था। इसे मोहरे में लगे सांचे में गीली चिकनी मिट्टी का दबाकर इसको बनाया जाता था। गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर इसे बनाया जाता था। आप देख लीजिए यहां पे डायग्राम है। साथ साथ में ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे यहां बनाए जाते थे। यहां रोम लेप शीशे के बर्तन, रत्न भी मिले हैं। कहने का मतलब है कि कुछ ऐसी डिजाइन, कुछ ऐसी वस्तुएं भी मिली हैं जो रोम का था, लेकिन वे यहीं पे बनाए जाते थे। और यहां रोम लेप हुआ, शीशे के बर्तन हुआ, रत्न हुए, ये सब यहां पे मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं जो संभवतः कपड़ों की रंगाई के पात्र हैं। कुंड मतलब जहां पे कपड़ा बना उसके रंगाई के लिए, कपड़ों के रंग अलग अलग तरीके से बनाने के लिए कुंड भी मिले हैं। यहां पे शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थर के मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। अब देखिए मनके मतलब क्या होता है, मैं कई बार आपको बता चुका हूं। मन के मतलब क्या होता था, मन के मतलब जेवरात होती थी, हर तरीके का होता था, मिट्टी का भी बना होता था, सिल्क का भी बना होता था, पत्थर का भी बना होता, सोने चांदी का भी बना होता था। मन के बनाने का पर्याप्त साक्ष्य भी मिले हैं यहां पे। इसके साथ साथ में जो है अभिलेख, मिट्टी के बर्तन, कई बर्तनों को जो है ब्राह्मणी लिपि में जो है अभिलेख मिले हैं। कई जो बर्तन मिले हैं वो ब्राह्मणी लिपि में मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया गया था। ध्यान रखिएगा, प्रारंभ में जो तमिल भाषा है वो ब्राह्मणी लिपि का ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे तमिल ब्राह्मणी अभिलेख भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। अन्यत्र मानचित्र 676 में रोम को ढूंढो, और यह यूरोप का सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान में शहर बस रहे थे। रोम का एक बहुत बड़ा साम्राज्य की राजधानी था रोम, और साथ में यह यूरोप तथा उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया तक फैला हुआ साम्राज्य था, रोम का साम्राज्य। इसमें सबसे महत्वपूर्ण शासक में एक जो थे वो ऑगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। ऑगस्टस, ध्यान रखिएगा, ऑगस्टस जो है सबसे पहले इसमें 2000 साल पहले इसमें शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था। उसने यह कहा था कि रोम जो है वो ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। रोम जो था एक टाइम में ईंटों का शहर था जिसको वहां के शासक ने संगमरमर का बनवाया। ऑगस्टस और उनके बाद शासकों ने कई मंदिर महल भी बनवाए। ऑगस्टस के बड़े बड़े रंग मॉडल बनवाए जिसमें चारों तरफ दर्शकों को बैठने के विभिन्न प्रकार के, चारों तरफ बैठने की सिरनुमा जगह बनाई। चारों तरफ से बैठने के लिए जो है इसमें सिरनुमा जगह बनाई जो कि आराम से यहां पे बैठा जा सकता है। यहां लोगों के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देखे जा सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए जहां पे स्त्रियां और पुरुष के लिए अलग अलग समय निर्धारित किया। स्नानागार बना लेकिन स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग समय पर इसका उपयोग करने का समय निर्धारित किया गया। यहां लोग एक दूसरे से मिलते थे, आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु के जरिए जो है शहर के स्नानागार, फव्वारे और गुसल खाने के लिए पानी जो है लाया जाता था। ये बड़े खुले रंगमंडल और जलवाही सेतु होते इन दिनों कैसे जो है बचे रहे हैं इसके बारे में बताना बस समझ लीजिए और सुन लीजिए। बस यही पूरी की पूरी चैप्टर था जिसमें हमने आपको बताया, समझाया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर ये सेशन अच्छा लगा होगा। ये देखिए, एक बात तो आप मान लीजिए, हर चैप्टर इंटरेस्टिंग नहीं होती है। आपने स्कूलों में भी पढ़ा होगा, आपने कॉलेज में भी पढ़ा होगा। कोई कोई चैप्टर थोड़ी सी बोरिंग तो होती है, और ये मैं भी एक्सेप्ट करता हूं। हर चैप्टर में आपको इंटरेस्ट आ जाए ये गारंटी नहीं है। कोई चैप्टर हम पढ़ाएंगे सबको दिल से, हो सकता है आपके दिल पे नहीं उतर सके, लेकिन एनसीईआरटी का सीरीज है, ये एक महासंग्राम है, इसको आपको हर को जो है दिल से लगाना होगा, दिल से एक्सेप्ट करना होगा। और हाँ, जरूर कमेंट दीजिएगा
क्योंकि कमेंट आपका जो है देने का हक बनता है और हमें मांगने का हक बनता है, क्योंकि ये हमारी मेहनत का परिणाम होता है। एक और दूसरी बात कि हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। शेयर इसलिए नहीं कि आप को शेयर करने से मुझे डॉलर मिल जाएगा, ना जी, कभी ना, जिंदगी में ना सोचता हूं। उसके लिए तो मेरी संस्था इसी सक्सेस काफी है, जहां से मुझे सब कुछ मिल जाता है। बस इसीलिए क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो लाखों रुपया बहा के शहर में नहीं आ सकते हैं, वो आपके द्वारा उनकी जो है सपना, उनका जो ड्रीम है वो जो है डिजर्व कर सके। बस आप अगर शेयर कर दीजिएगा तो। थैंक यू, नमस्कार।